नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल वैन्यू चैनल पर आपका स्वागत है। भारत में इंग्लैंड की तरह संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन भारत की संसद इंग्लैंड की संसद की तरह सर्वोच्च नहीं है। इंग्लैंड की संसद सर्वोच्च है और इसलिए इंग्लैंड की संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती। भारत के संविधान निर्माता संसद को कोई ऐसी शक्तियां नहीं देना चाहते थे जिससे कि वो एक तानाशाह बन जाए, और इसलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया और उन्होंने संसद को सर्वोच्च तो बनाया, उसकी शक्तियां तो काफी दी, लेकिन उनके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिबंध भी लगा दिया। इस प्रकार संसद की शक्तियों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया है उसे ही न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इस प्रकार से न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह भारत की संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो कि संविधान के विरुद्ध है उसे रद्द घोषित कर सकती है। इसे ही न्याय पुनरीक्षण का अधिकार कहा जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्याय पुनरीक्षण का अर्थ क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों हुई, उसके बाद में इसके आधार क्या है और आधार से अभिप्राय हमारा कि हमारे संविधान के अंदर कौन कौन से अनुच्छेदों में न्याय पुनरीक्षण का प्रोविजन या प्रावधान किया गया है। उसके बाद में इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं। न्याय पुनरीक्षण की व्यवस्था मूल रूप से अमेरिका की देन। अमेरिका में 1819 से लेके आज तक सर्वोच्च न्यायालय का न्याय पुनरीक्षण का अधिकार चलता आ रहा है। हमारे संविधान में भी न्याय पुनरीक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, लेकिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति इतनी व्यापक नहीं है जितनी कि अमेरिका की है, और इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि अमेरिका का संविधान बहुत ही संक्षिप्त है और भारत का संविधान एक व्यापक है और विस्तृत संविधान है। इसलिए अमेरिका में केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद होते रहते हैं, लेकिन भारत में केंद्र और राज्यों के बीच जो इतनी भी शक्तियां हैं उनमें 3 सूचियों के अनुसार वो बांटी गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिससे कि भारत में 3 सूचियों में इनकी शक्तियां बटी होने के कारण विवाद होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है या पुनरीक्षण का जो अधिकार है वो कम हो जाता है। लेकिन अमेरिका में क्योंकि विवाद ज़्यादा होते रहते हैं इसलिए उसका व्यापक क्षेत्र बन जाता है। दूसरा कारण है कि अमेरिका में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन पर इतनी सीमाएं नहीं हैं, जिससे कि वहाँ पर जो मुकदमेबाजी है मौलिक अधिकारों से संबंधित ज़्यादा होती रहती है। लेकिन हमारे भारत में क्योंकि मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उसमें सीमाएं भी साथ साथ लगा दी गई हैं, जिससे जो मुकदमेबाजी है मौलिक अधिकारों से संबंधित वो कम होती है। तीसरा अंतर दोनों देशों में कानून से संबंधित प्रक्रिया है। अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार काम किया जाता है और भारत में कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार काम किया जाता है। अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया की जो व्यवस्था अपनाई गई है उसके अनुसार अगर कोई कानून प्राकृतिक न्याय या संविधान के किसी कानून के विपरीत है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। लेकिन भारत में कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्यवस्था अपनाई गई है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ संविधान के अकॉर्डिंग ही कानून का विश्लेषण करता है। अगर वह कानून संविधान के जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान है उसके विपरीत मिलता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकता है। इस प्रकार से अमेरिका में केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवाद मौलिक अधिकारों के लिए और कानून की उचित प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को ज़्यादा अवसर मिलते हैं। कानून की उचित प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए ज़्यादा मुकदमेबाजी होती है। इस प्रकार से अमेरिका में केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवाद मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए और अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा अधिकार मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मुकदमेबाजी होती है। इसके बाद हम देखते हैं भारत में न्याय पुनरीक्षण का आधार। भारत के संविधान में कहीं पर भी न्याय पुनरीक्षण शब्द का मेंशन नहीं किया गया है। आर्टिकल 141 में भी मेंशन किया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित कानून भारत के सीमाओं के अंदर आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होंगे। लेकिन जब हम आर्टिकल 141 के प्रोविजन को आर्टिकल 13, 32 और आर्टिकल 131, 132 और 226 के साथ मिलाकर देखते हैं तब हमें न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार का आभास होता है। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वो रद्द कर दिया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून की जांच करेगा और जांच करने के बाद में जितना भाग
मौलिक अधिकारों का हनन करता है उतना भाग उस कानून का रद्द कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 के बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार दिए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसमें संवैधानिक उपचारों में दी गई 5 प्रकार की रिट्स हैं, तो उनको इनका यूज करके हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पर अपने अधिकारों के लिए रक्षा के लिए अपील दायर कर सकते हैं। और आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय के लिए है। जो काम आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय करता है वो सभी काम उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के अनुसार कर सकता है। जो भी 5 प्रकार की रिट्स हैं वो जारी कर सकता है। आर्टिकल 131 और आर्टिकल 132 में ये प्रोविजन किया गया है, या ये कहें कि आर्टिकल 131 और 132 के में ही संविधान की व्याख्या की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है, और सर्वोच्च न्यायालय इस आर्टिकलों के आधार पर ही संविधान का संरक्षक माना जाता है। न्यायिक पुनरीक्षण के आधार को जानने के बाद में अब हम देखते हैं कि न्यायिक पुनरीक्षण की सीमाएं कौन कौन सी हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद को सर्वोच्च माना गया है और कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ ये जांच कर सकता है कि कोई भी अमुक कानून संविधान के अनुसार है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक के अनुसार किसी भी कानून की जांच नहीं कर सकता। वह सिर्फ ये देखता है कि कोई कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है और उसकी जांच करेगा, और अगर उसे लगता है कि संविधान के अनुसार नहीं है तो ही उसे रद्द किया जा सकता है। और उसमें ध्यान देने की बात यह भी है कि सिर्फ कानून का उतना ही हिस्सा रद्द किया जाएगा जितना कि संविधान का उल्लंघन करता है, बाकी पूरा कानून रद्द नहीं किया जाएगा। अगर पूरा कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो पूरा कानून भी रद्द किया जा सकता है। सेकेंड लिमिटेशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ उन्हीं कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है या उन्हीं कानूनों की जांच कर सकता है जो कि उसके सामने मुकदमे के रूप में आते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण की आलोचना के रूप में यह कहा जाता है कि न्यायिक पुनरीक्षण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि संघीय संसद और राज्य विधान पालिकाओं के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसलिए उनको अधिकार है हमारे लिए कानून बनाने का। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द करता है तो वह जनता की इच्छा को रद्द करता है। इस प्रकार से अगर सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीश किसी कानून को ऐसे रद्द करते हैं तो वे तंत्रीय सिद्धांतों के विरुद्ध काम करते हैं। और अंत में हम देखेंगे कि न्यायिक पुनरीक्षण का जो अधिकार है उसकी उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग सीमित रूप में किया है। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ उन्हीं कानूनों को रद्द करता है जो कि संवैधानिक या संविधान के अनुसार नहीं है। और दूसरा, वर्तमान में सीमित सरकार का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। न्यायपालिका और विधान पालिका के ऊपर अगर न्यायपालिका का थोड़ा बहुत अंकुश रहता है तो वो जनता के फायदे में ही होता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे भारत देश एक संघीय देश है और संघीय देश के अंदर केंद्र और राज्य होते हैं और उनमें केंद्र और राज्यों के अंदर विवाद होना स्वाभाविक सी बात है। और इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय या एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी जरूरी होती है जो कि केंद्र और राज्यों के जो विवाद हैं उनको सुलझा सके। और अंत में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत होती है। इस प्रकार से आज हमने न्यायिक पुनरीक्षण के बारे में चर्चा की। अगर किसी विद्यार्थी को इसके बारे में कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट में पूछ सकता है।